नमस्कार, मधुर सिंधी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है वे दिन। हिंदी के प्रतिष्ठित गद्यकार और सफल पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण माला मुझे याद है में से ये चैप्टर लिया गया है। उनका ये चैप्टर जो है उनके अनुभव और उनके स्मरण से उनकी यादों को संजोता हुआ ये एक उनका संस्मरणात्मक लेख है। उन्होंने अपनी स्मृति और अनुभव के आधार पर जितनी भी बातें उन्हें उस समय याद थी उन सबको उन्होंने इस पाठ में रखा है। और इस पाठ की विशेषता ये है कि इस चैप्टर का नाम है वे दिन। वे दिन यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन उनके जीवन से जुड़े हुए थे जिन्हें वो आज याद करते हुए इस चैप्टर को लिख रहे थे। तो वे दिन जो थे वो दिन थे जो उनके जीवन के सबसे सुखद दिन थे, और वो दिन थे काशी में बिताया हुआ उनका जो समय रहा है और जिन साहित्यकारों के सानिध्य में वो उस दौरान रहे हैं और उनके साथ जो अनुभव उनके रहे हैं उन सबको एक साथ समेटता हुआ ये उनका संस्मरणात्मक लेख है। उन्होंने 1928 से 1936 के बीच में काशी का जो भी साहित्यिक वातावरण था उस वातावरण को इस पाठ में उन्होंने पूरी सजीवता के साथ रख दिया है पाठकों के सामने। इस पाठ की शुरुआत होती है, पहला ही वाक्य कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो बिहार रहा था, लेकिन जब बालक पत्रिका के वे संपादक थे तो बालक पत्रिका जब वो का संपादन जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारे साहित्यकारों से उनका मिलना जुलना बढ़ा। और इसी बीच उन्होंने ये भी बताया कि वे शिव पूजन सहाय जी को भी कलकत्ता से काशी ले आए थे अपने साथ रहने, उनके साथ वो रहते थे वहाँ पर। शिव पूजन सहाय जी जब भी वे रामवृक्ष बेनीपुरी जी जब भी काशी जाते थे तब वे उन्हीं के पास रुका करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो काशी थी, यानी कि जो साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वे भी काशी के ही थे, काशी में ही अपने साहित्य का सृजन कर रहे थे। तो वो जो काशी नगरी थी वो हमेशा से ही ज्ञान का गढ़ रही थी, उसे विद्या और ज्ञान की नगरी भी कहा जाता था। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन दिनों काशी जो है एक आचार्य पीठ भी थी, यानी कि बहुत सारे आचार्य वहाँ उस दौरान काशी में रहते थे और वहीं उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर रहे थे। उन्होंने ये बताते हुए ये भी कहा कि ये दिन जो थे उनके जीवन के सबसे सुखदतम दिन थे, और इन सुखदतम दिनों में वे जिन जिन साहित्यकारों के सानिध्य में आए या उस दौरान काशी में जो साहित्यकार रहते थे उन सभी के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। और उन्होंने बताया कि उस दौरान जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, लाला भगवान दीन, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद जी, प्रसाद जी, उग्र जी, बेचैन जी, बेचैन नहीं, सुमन जी, ये सारे साहित्यकार उस समय वहाँ पर रहते थे और इन सबका सानिध्य उन्हें मिला था। इसके साथ साथ उन्होंने साहित्य आचार्य पंडित चंद्रशेखर शास्त्री जी को भी शास्त्री जी से भी वो वहाँ पर मिले थे। इसके अलावा बिहार से संबंध रखने वाले जो रचनाकार थे मनोरंजन, सुधांशु, द्विज, ठाकुर मंगल प्रसाद सिंह, ये सब भी उस दौरान वहीं पर साहित्य सृजन कर रहे थे। और संस्कृत साहित्य की जो नई पीढ़ी थी जिनमें केदारनाथ और विंध्येश्वरी जी का नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है, ये भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे। तो इन सब का नाम लेते हुए उन्होंने ये बताया है कि काशी उस समय पर साहित्यिक रूप से इतनी समृद्ध थी कि हिंदी और संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, वो सब के सब काशी में ही अपना डेरा जमाए हुए थे और उत्कृष्ट साहित्य की रचना लगातार करते चले आ रहे थे। और इन सब का सानिध्य मिलना रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिए अपने जीवन के सुखदतम क्षणों में से एक था। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी वे जाते थे काशी तो वो शिव पूजन सहाय जी के यहाँ पर रहते थे और उनके यहाँ रहते हुए
वे जब भी वहाँ रहते थे तो वहाँ खूब हंसी मजाक हुआ करता था। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जिस तरीके से हंसते थे, जिस तरीके से ठहाका मारते थे और जिस खुलेपन से वो हंसते थे, तो आसपास के सभी लोग ये बात जान जाते थे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी शिव पूजन सहाय जी के घर पर रहने के लिए आए हुए हैं। और जब कई दिन तक वो लोग वो शिव पूजन सहाय जी के यहाँ नहीं जाते थे तो आसपास के लोग पूछने भी लगते थे कि बहुत दिन से बेनीपुरी जी आए नहीं हैं क्या। तो ये छोटे छोटे से क्षण थे जो वहाँ उन्होंने जिए थे, उन क्षणों को ही इस पाठ में उन्होंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद उन्होंने काशी के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि काशी मस्त लोगों की पुरी थी, मस्त लोग वहाँ रहा करते थे। जितनी मस्ती उन्होंने की थी उन्होंने इस चैप्टर में यहाँ पर बताई है। उन्होंने बताया है कि दिन भर के इधर उधर का काम करने के बाद शाम को हम सभी गंगा के किनारे जाते थे और वहाँ भांग छनती थी और इसके बाद 2 पैसे की साबुन खरीदते थे, वहीं हम कपड़े धोते थे, नहाते थे, वहाँ पर ही हम उस सुख को जीते थे। नहाते धोते थे, उसमें गंगा में खूब डुबकियाँ लगाते थे। नहा धोने के बाद सर में कुछ वहीं से तेल खरीद कर लगा लिया करते थे और उसके बाद पान खरीदकर मुंह में चबाकर चहलकदमी करते हुए हम लोग सब कहीं ना कहीं निकल जाते थे और ऐसा लगता था कि उस वक्त हम सब नवाबी जीवन जी रहे हैं, मस्त मौलाओं की तरह उस वक्त वो जी रहे थे। उन्होंने इसी प्रसंग में भंग का भी एक जिक्र बार बार किया है कि जो वहाँ पर वो लोग भंग पीते थे काशी में, उसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग विशिष्ट पुरुष थे, हम सामान्य लोगों की तरह गंगा के किनारे पर नहीं रहते थे। हम लोग भंग का सामान रखकर सारा का सारा हम नाव में बैठते थे और दूसरे किनारे तक पहुंच जाते थे। वहाँ खूब भांग छनती थी और वहाँ भी हम घूमते फिरते थे। नहा धोकर जब दिव्य हो जाते थे तो नाव को वहीं छोड़ देते थे और उसके बाद मिठाई खाकर हम लोग वहीं पर अपनी मजलिस जमा लिया करते थे। किसी को परवाह नहीं होती थी कि रात कितनी बीती है, कितना समय बीत गया और हमारी जो नाव जिसमें हम बैठकर आए थे वो किस घाट पर जाकर लग गई होगी, इसकी किसी को फिक्र नहीं होती थी। और कम से कम ये जो वहाँ पर जाकर जमावड़ा लगाते थे, एक साहित्यिक मंडली बैठाते थे, वो कम से कम आधी रात तक जमती थी और आधी रात तक वो इस तरह की मस्ती में लीन रहते थे। और ये मस्ती का जो ये जीवन की विशिष्टता थी, उनके जीवन की उस समय मस्ती, उसको यहाँ पर उन्होंने बड़ी सजीवता से रखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि भंग कोई ऐसे ही नहीं छनती थी। भंग अक्सर जो है मौसमी फलों के साथ, कभी आम के साथ, कभी लीची, कभी अंगूर के साथ छनती थी, या फिर मलाई और दही में तो कम से कम दही को छाना ही जाता था और उसका मज़ा उनके लिए विशिष्ट हुआ करता था। ऐसी ही एक शाम को याद करते हुए कहते हैं कि ऐसी एक शाम थी, हम लोग गंगा के वक्षस्थल पर नाव चल रही थी। नाव जैसे जैसे चल रही थी, पूर्णिमा का चांद जो है आसमान में बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा था और इसी माहौल में, इसी सुंदरतम दृश्य के बीच जयशंकर प्रसाद जी ने अपना जो काव्य संग्रह है उनका आंसू, उस काव्य संग्रह की कविताओं का पाठ करना शुरू किया था और आंसू के उन्होंने सारे पद वहाँ पर उन्हें सुनाए थे। सभी लोग बहुत तल्लीनता से और आत्मविभोर होकर एकटक उन्हें सुने जा रहे थे। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाओं में से एक रचना उनकी आंसू भी है। आंसू उनका एक काव्य संग्रह है। तो ये बता रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले जो ग्रंथ रहे हैं, जो पुस्तकें रही हैं, उन पुस्तकों की जो शुरुआती दौर था वो काशी में ही बीता था। इसके बाद वो बताते हैं कि रविवार का जो दिन होता था उस दिन हम शहर के शोर शराबे से दूर किसी बगीचे में निकल जाया करते थे और पूरा पूरा दिन हमारा वहीं पर बीतता था। जिस भी बगीचे में हम डेरा डालते थे वहाँ के मालिक से हम समझौता कर लेते थे कि हम जितने भी फल खाएं वो हमें रोकेगा नहीं, उसके बदले में वो उसे कुछ दे दिया करते होंगे और वो फिर पूरे दिन वहाँ पर फलों को तोड़ तोड़ कर हर टहनी में से खाया करते थे और खूब मस्ती किया करते थे।
उन्होंने ये भी बताया कि उन दिनों पर काशी में शायद ही ऐसा होता था कि किसी के घर में मतलब वहाँ पर अक्सर साहित्यिक मंडलियाँ जमा करती थी। तो साहित्यिक मंडली जब जमती थी तो सभी रचनाकारों की अलग अलग विशेषता थी। उन अलग अलग विशेषताओं को बताते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी जी सबसे पहले बताते हैं रत्नाकर जी के बारे में, और बताते हैं कि जिस तरीके से उनके मोटे स्वर में कवित्व फूटता था वो ऐसा लगता था कि जैसे सबके सामने गंगा अवतरण हो रहा हो। हरिऔध जी के बारे में बताते हैं कि वे जब अपना काव्य सुनाते थे तो वो इतने आत्मविभोर हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। इसी तरीके से लाला भगवान दीन जी के बारे में वो बताते हैं कि उनके जैसा फक्कड़ साहित्यकार उन्होंने नहीं देखा। यहाँ तक कि पिंगल और अलंकार के आचार्य के रूप में एक उच्च कोटि के शिक्षक के रूप में वो प्रसिद्ध थे ही, साथ साथ लक्ष्मी पत्रिका का संपादन भी वे कर रहे थे। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने गोस्वामी जी के बारे में बताया। गोस्वामी जी यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी जी के बारे में वे कह रहे हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी जी बुढ़ापे में भी अपनी आंखों में सुरमा डालना नहीं भूलते थे, और दूसरी उनकी विशेषता ये थी कि वो बच्चों को चिकोटी ज़रूर काटा करते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि संस्कृत और हिंदी दोनों में दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना करने वाले कवि चक्रवर्ती भी उस समय वहाँ मौजूद रहा करते थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में वो बताते हैं कि वो इतने वेल ड्रेस्ड रहते थे कि उनका सूट और नेक टाई हमेशा रहती थी, और जिस तरीके से वो हमेशा तैयार रहते थे उनके सामने शुक्ल जी भी फीके दिखाई देते थे। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा एकदम तैयार रहते थे। तो उनसे उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि उनके सामने रामचंद्र शुक्ल भी फीके लगते थे जिस तरीके से वो तैयार होते थे। और बल्कि उन्होंने आगे बताते हुए आगे इन्हीं सब का जिक्र उन्होंने किया है कि कौन कौन से रचनाकार वहाँ मंडलियों में मौजूद रहते थे और उनकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जो दूसरों को आकर्षित करती थी। इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि सभी रचनाकार अपने आप में विशेष थे, लेकिन जो नए लोग थे उनको जो दो साहित्यकार थे जो विशेष रूप से आकर्षित करते थे वो थे प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दोनों ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। दोनों एक ही समय में हुए हैं, लेकिन दोनों का रहन सहन, दोनों का आचार विचार में ज़मीन आसमान का फर्क था और दोनों के तौर तरीके भी बिल्कुल अलग थे। प्रसाद जी रईस थे और उनकी रईसी उनके रूप रंग, उनके पहनावे में, उनके व्यवहार में, हर चीज़ में झलकती थी। उनका गोरा रंग इतना उज्जवल नज़र आता था कि उनको किसी भी एक मतलब उनकी अगर फ़ोटो खींची जाए तो उनकी फ़ोटो कभी भी एक जैसी नहीं आती थी। उन्होंने प्रसाद जी की तुलना बिहारी की नायिका से की थी कि बिहारी की जो नायिका है वो इतनी सुंदर होती थी कि एक क्षण में उनका सौंदर्य जितना दिखता था दूसरे क्षण में उनका सौंदर्य और बढ़ जाता था। तो जिस प्रकार बिहारी की नायिका का सौंदर्य हर पल बदलता रहता था, हर पल उसके सौंदर्य में निखार आता रहता था, उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी का सौंदर्य भी था जो हर क्षण उसमें निखार नजर आता था। उसी तरीके से प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने बताया कि वे गोरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जवानी में भी झुर्रियाँ बहुत आसानी से नज़र आ जाती थी। उनकी लटपटी धोती, धब्बेदार कमीज, बेतरतीब मूछ ठीक इसके विपरीत दिखाई देती थी। प्रसाद जी और प्रेमचंद जी देखने में दोनों एक दूसरे से विपरीत नज़र आते थे। प्रेमचंद जी जो थे वो बात बात पर ठहाका मारकर जोर जोर से हंसते थे, लेकिन प्रसाद जी की जो मुस्कान थी वो भी अपना एक अलग महत्व रखती थी। उनकी हंसी में भी उनकी रईसी झलकती थी। एक ही समय में इस शहर ने, काशी ने हिंदी साहित्य के दो महारथियों को एक साथ रखा है। दोनों एक ही दौर में हुए हैं, लेकिन दोनों ही कितने अलग थे इस बात को बेनीपुरी जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि साहित्य
को दो अलग अलग नई दिशाएं देने वाले ये साहित्यकार इसी नगरी में हुए थे। इन दोनों की विशेषता बताते हुए प्रसाद जी के बारे में वे कहते हैं कि प्रसाद जी को इतिहास के पन्नों से सड़े गले चरित्र उठाते थे, घटनाएं उठाते थे और उनमें नए तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर कर एक नए साहित्य का सृजन करते थे। उनके विपरीत प्रेमचंद जी अपने आसपास के लोगों को, ग्रामीण जनता को अपने साहित्य के केंद्र में रखते थे। उनकी संवेदनाएं उन्हीं से जुड़ी हुई थी और निश्चय ही दोनों ने अपने तरीके से जो साहित्य लिखा, अपनी दृष्टि से जो नया साहित्य लिखा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इन दोनों में कभी कभी ये बात भी हुआ करती थी कि प्रेमचंद अक्सर कहते थे कि तुम्हारी कला की दृष्टि कभी इन लोगों पर क्यों नहीं जाती जो कि हमारे समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण हैं, इन पर नज़र क्यों नहीं जाती, इन पर भी आपको कुछ लिखना चाहिए। तो प्रसाद जी बहुत सहजता से जवाब देते थे कि इसका आकलन वक्त करेगा, ये वक्त ही बताएगा, ज़माना आने दो कि किसने क्या लिखा है और किसकी दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण रही है। और ये सच बात है कि आज हम हिंदी से जुड़कर ये चीज़ देखते हैं कि प्रसाद और प्रेमचंद दोनों का ही साहित्य अपने आप में प्रतिष्ठित साहित्य है और हिंदी को बहुत समृद्ध करता है। और दोनों ने ही साहित्य को ऐसी दो अलग दिशाएं दी हैं जिनसे गुजरकर ही हिंदी को समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये बात कही है कि उन दोनों ने ही हिंदी साहित्य को ऐसी अमूल्य निधि दी है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और इस तरीके से उन्होंने प्रसाद और प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर यहाँ पर अपनी विशिष्ट शैली में उनके योगदान को यहाँ पर चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बेनीपुरी जी के साथ इन दोनों का ही संबंध स्नेहपूर्ण रहा था, दोनों ही उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने प्रकाशन की योजना बनाई तो प्रसाद जी की जो कामना है, उनका जो एक काव्य संग्रह है, उनका श्री गणेश भी उन्होंने ही किया था। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रेमचंद जी ने तो प्रेमचंद जी जो है सरस्वती पत्रिका से जुड़े थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि प्रेमचंद जी ने एक बार ये प्रस्ताव भी रखा था कि सरस्वती का पूरा काम जो है वो बेनीपुरी जी को दे दिया जाए और पूरा उसका संचालन उन्हें सौंपने की बात भी उन्होंने की थी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रखा है कि क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी जी बालक पत्रिका के संपादक थे, तो उन्होंने एक बाल विशेषांक निकाला था जिसमें छापने के लिए उन्होंने प्रेमचंद जी से एक बाल कहानी मांगी थी जिसका नाम था रक्षा में हत्या। तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बताया कि ये कहानी पहल उन्हीं की पत्रिका में छपी थी, लेकिन आज तक जितनी भी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह रहे हैं उन कहानी संग्रहों में इसका कोई जिक्र नहीं है और ये कहानी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। इसका कारण ये हो सकता है कि इसकी कोई प्रतिलिपि उनके पास नहीं बची होगी। ये एक नया इसमें जो है फैक्ट उन्होंने बताया है, एक सच्चाई बताई है जो हो सकता है कि हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर भी नौजवानों की टोली हुआ करती थी। मनोरंजन जी, द्विज जी वहाँ पर अक्सर अपनी कविताएं, सुधांशु जी उन दिनों नवरस में डूबे हुए थे, ये सब अपनी कविताओं को वहाँ पर सुनाया करते थे। लेकिन इन सबको याद करते हुए वे बताते हैं कि आज जो चीज़ उन्हें बार बार याद आ रही है वो आ रहे हैं उन्हें ठाकुर मंगल सिंह जी। उन्होंने बताया कि मंगल जी ने बिहार के नव युवक हृदय नाम से एक पुस्तक निकाली थी जिनमें उनकी भी कविताएं छपी थी। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि उस ही पुस्तक में आखिरी बार उनकी कविताएं छपी थी। इसके बाद वो पंडित चंद्रशेखर शास्त्री जी के बारे में बताते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था उन्हें बहुत मौलिक लगता था और वे उन दिनों बीमार रहते थे। वो चाहते थे
मतलब बेनीपुरी जी चाहते थे कि चंद्रशेखर शास्त्री जी के साथ उनकी कोई फ़ोटो खिंच जाए या उनकी कोई तस्वीर हो जिसे वो संभाल कर रख लें। तो शास्त्री जी उन्हें कहते हैं कि ये कार्य करने का प्रयास टंडन जी ने भी कई बार किया था, लेकिन वे असफल रहे थे। लेकिन वो यहाँ बताते हैं कि उनका बालहट टंडन जी के प्रयास से ज़्यादा साबित हुआ और वे उनकी तस्वीर खींचने में सफल रहे, और वही उनकी एकमात्र तस्वीर है जो उन्होंने उस समय उनके लिए खींची थी। इसके बाद उन्होंने शिव पूजन सहाय जी की शादी की बात बताई है, और उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि उनकी शादी जब कराई गई थी तो उसमें ये लोग सब बाराती बनकर गए थे और इन्होंने खूब धमा चौकड़ी की थी। इस कदर धमा चौकड़ी की थी कि उनके ससुराल वाले उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, और सुबह होने तक ऐसा हुआ कि वे लोग उस गांव के लोगों की लाठियां खाते खाते बचे थे। उन्होंने इतनी धमा चौकड़ी मचाई थी, और अंत में वे याद करते हुए भाव विभोर होते हुए कह रहे हैं कि वे दिन अब नहीं रहे हैं, ना वह देवी रही है ना वह कढ़ा रहा है। अब भी वे काशी जाते हैं, काशी के उन गलियों में जाते हैं, उन गलियों को उसी आत्मीयता के साथ देखते हैं, उन घाटों पर घूमते हैं, उन बगीचों पर घूमते हैं, उन बावड़ियों को ललचाई नज़रों से देखते हैं जहां उन्होंने इन सभी के साथ समय बिताया था, और उन सभी अपने मित्रों को, जानकारों को उस जगह पर, गंगा के किनारे पर, उन गलियों में, उन महफिलों में जहाँ वे बैठा करते थे, उन सब में उन्हें वो ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वो देखते हैं कि ज़िंदगी के जितने सुनहरे और हंसते खेलते वे दिन बिताए थे, जिन लोगों के साथ बिताए थे, उनमें से बहुत सारे लोग चल बसे हैं। जो लोग हैं वे इधर उधर हो गए हैं। तो अब काशी वैसी नहीं रही जैसी काशी उन दिनों थी, जितनी समृद्ध उन दिनों थी। अब काशी उस तरीके से नहीं रही। हमारी यानी हम साहित्यकारों की वह काशी अब उजड़ चुकी है, और काशी के प्रति उनका जो मोह था वो इस संस्मरण में बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस संस्मरण में, इस पाठ में उन्होंने इतना ही बताया है। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।